लेकिन क्या हुआ है माँ? आप ये सब क्यों बोल रही हो? निधि और आप तो शॉपिंग करने गई थी ना, तो फिर अचानक से क्या हो गया? अरे उस लड़की ने मेरी सोच को गलत बताया और वो उल्टा मुझे ही समझा रही थी। क्या? फिर सुमित्रा यश को सब कुछ बताती है। अरे माँ, उसने जो भी कहा वो भी एक प्रकार से गलत नहीं है ना। अब हर किसी को आजादी चाहिए। और माँ, वो लड़की दिल की बुरी नहीं है, और ना ही उसने आपका अपमान करने की कोशिश की। अरे चुप रहे तू, उसकी तरफदारी मत कर। मैं सब जानती हूँ। नहीं माँ, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। अरे आपको जैसी बहू चाहिए थी, वो बिल्कुल वैसी ही लड़की है। अरे सारे गुण है उसमें। और आपको उसके जैसी बहू और मुझे उसकी जैसी बीवी कभी नहीं मिल पाएगी। प्लीज माँ, आपके दिमाग में जो है उसे निकाल दीजिए। निधि सच में बहुत अच्छी लड़की है। सिर्फ तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन याद रहे, वो लड़की अगर शादी के बाद मुझसे सलीके से पेश नहीं आई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आप फिक्र मत करो माँ। और देखना, निधि आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देगी, और वो पहले दिन से ही आपका दिल जीतना शुरू कर देगी। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ। फिर बाद में, जी जी, कुछ नहीं। अब बस शादी की तैयारियां चल रही है। हाँ, इस साल बेटे की शादी, फिर अगले साल बेटी की शादी करा देंगे। हाँ जी, ये रिश्ता पंडित जी ने ही लाया है। मैं मेरी बेटी की अरेंज मैरिज ही करा रहा हूँ। जी, मेरा बेटा मेरी बात के आगे कभी नहीं जा सकता। अरे ये क्या, पापा फोन पर झूठ क्यों बोल रहे हैं? फिर प्रताप की बात खत्म होने पर, अरे पापा, मैं तो लव मैरिज कर रहा हूँ। फिर आपने फोन पर अपने दोस्त से ये क्यों कहा कि मैं अरेंज मैरिज कर रहा हूँ? अरे बेवकूफ लड़के, दुनिया को लव मैरिज बताकर मुझे मेरी इज्जत नहीं गंवानी। अरे सभी लोग हमारे परिवार को आदर्श और संस्कारों के चलते मान और सम्मान देते हैं। वो तो तेरी खुशियों के लिए मैंने तेरे प्यार को अपनाया, लेकिन ये बात बाहर किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन पापा, उसमें क्या होता है? जितना कहा है उतना ही कर, आगे के सवाल मत कर। और हाँ, तेरी होने वाली बीवी को भी ये बात बता देना कि अगर आगे चलकर उसे कोई भी पूछे तो ये शादी लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज है, ऐसे ही बताना। इतना कहकर प्रताप वहां से चला जाता है। इन लोगों की दबी हुई सोच तो कभी नहीं बदलने वाली। फिर कुछ ही दिनों में यश और निधि की शादी हो जाती है। और शादी के अगले दिन, अरे निधि बहू, ये इतना बंटन कर कहाँ चली तू? और ये तेरे हाथ में कौन सी फाइल है? अरे माँ जी, वो मैं एक एजेंसी में सिलेक्ट हो गई हूँ और वहां पर आज मेरा पहला दिन है। फैशन डिजाइनर बनने के सफर का ये मेरा पहला कदम है, इसीलिए प्लीज आप अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। क्या? अरे ये तू क्या बकवास कर रही है? तुझे फैशन डिजाइनर बनना है? हाँ माँ जी, हमेशा से मेरा यही तो सपना रहा है और उसके लिए मेरे माता पिता ने भी हमेशा मेरा साथ दिया है। लेकिन वो तेरा मायका था और ये अब तेरा ससुराल है, समझी कि नहीं? यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। सुमित्रा बिल्कुल सही कह रही है। हमारी घर की लड़कियां ये सारे बाहर के काम धाम नहीं करती। अरे उनके हाथों में ये फाइल नहीं बल्कि झाड़ू और बेलन ही शोभा देता है। क्या? अरे आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आप लोगों की सोच ऐसी होगी। तुझे पहले ये सब पता नहीं था क्या कि हमारे घर में ये सब नहीं चलता? क्यों यश, तूने हमारे घर के तौर तरीकों के बारे में इसे कुछ बताया नहीं क्या? अरे माँ, मैंने आप लोगों को बताया तो था कि निधि एक पढ़ी लिखी लड़की है, तो मुझे क्या खबर थी कि आप लोग उसके साथ इस तरह से पेश आओगे। लेकिन लड़की और लड़के में ये भेदभाव आप लोग क्यों कर रहे हो? हम लड़कियों को अपने उसूलों से जीने का कोई हक नहीं होता क्या? हर छूट सिर्फ लड़कों को ही क्यों मिलती है? मैं एक कलाकार हूँ और अपनी कला के बलबूते आगे जाना चाहती हूँ, और मैं कोई गलत काम थोड़ी ना कर रही हूँ। प्लीज मुझे समझ कर लीजिए और मेरे साथ ऐसा मत कीजिए।
एक बार में कही गई बात तुझे समझ नहीं आती क्या? हमने कह दिया सो कह दिया। चल, अब चुपचाप जाकर रसोई में चाय और पराठे बना। बढ़िया ही फैशन डिजाइनर बनने वाली। लेकिन पापा जी, तूने सुना नहीं क्या बहू कि उन्होंने क्या कहा? अरे अगर तुझे ये सिलाई बुनाई करने का इतना ही शौक है तो तू कर सकती है, लेकिन ये सब अपने घर वालों के लिए ही करना पड़ेगा और इस कला का बाहर प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चल, काम पर लग जा। उनकी ये बातें सुनकर निधि आगे कुछ भी नहीं बोल पाती और वो बेचारी अपने काम पे लग जाती है। ये तुमने बहुत गलत किया है यश। तुम्हें मुझे अपने परिवार के बारे में सब बताना चाहिए था कि इनकी सोच इतनी दबी हुई है। मैं मानता हूँ निधि कि मेरे परिवार वालों की दकियानूसी सोच है, लेकिन मुझे भी उनसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो तुम्हारे काम करने के लिए मना कर देंगे, क्योंकि उन्होंने एक पढ़ी लिखी लड़की को अपनाया था और ये जानकर मुझे भी बहुत खुशी मिली थी। खैर, इसमें अब तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, पर मैं तो फंस गई हूं ना जाने अपने सपनों को मैं कैसे पूरी कर पाऊंगी। तुम फिक्र मत करो निधि, मैं हूं ना। मैं माँ और पापा से बात करूंगा। जैसे मेरी खुशी के लिए उन्होंने हमारे प्यार को अपनाया है, ठीक वैसे ही वो तुम्हारे सपने को भी अपनाएंगे और तुम्हें काम पर भी जाने देंगे। नहीं यश, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना, वरना खामोखा तुम्हें ही डांट पड़ जाएगी। अरे नहीं बाबा, कोई डांट नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैं उन दोनों को अच्छी तरह से समझाऊंगा। लेकिन यश के समझाने पर भी सुमित्रा और प्रताप नहीं समझ पाते और उनका फैसला जो का त्यों ही रहता है, जिस कारण निधि अब बहुत परेशान हो जाती है और वो ये सब अपनी माँ को बताने के लिए उसे कॉल लगाती है। हाँ निधि बेटा। अरे पापा, आप, माँ कहाँ पर है? अरे बेटा, तेरी माँ आराम कर रही है। दरअसल उसे बुखार आया था, इसलिए मैं उसे अस्पताल लेकर गया, पर अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। उसका बुखार भी कम हो चुका है और उसकी तबीयत भी पहले से काफी अच्छी है। हे भगवान, पक्का माँ को ठीक लग रहा है ना पापा? वरना मैं यहाँ से अभी निकलती हूँ। आखिर आप अकेले कैसे संभालोगे सब कुछ? अरे नहीं निधि बेटा, ऐसा कुछ भी मत करना। अपने ससुराल को छोड़कर यहाँ पर मत आना। अरे इतनी भी कोई गंभीर बात नहीं है ये। मैं हूं ना तेरी माँ के साथ, और मैं इतना भी बुरा नहीं गया हूँ जो अपनी ही बीवी की देखभाल ना कर सकूं। और तू यहाँ की चिंता मत कर, बस अपनी नई घर गृहस्थी पर ध्यान दे। ठीक है पापा, लेकिन बाद में जब माँ उठे तब मुझे फोन लगाना, मैं उनसे बात कर लूंगी। और तब तक आप माँ का और अपना ध्यान रखना। रखती हूँ फोन। हाँ बेटा, तू भी ध्यान रखना। अब मैं क्या करूँ, माँ भी बीमार है और अगर पापा को इस समय सब कुछ बता देती तो वो और परेशान हो जाते। अब निधि दुविधा में पड़ जाती है। फिर एक रोज, ये देखो चंचल, जब मैं तुम्हारी अलमारी साफ कर रही थी तब मुझे तुम्हारे ये स्कूल और कॉलेज के मार्कशीट मिले, लेकिन ये तो बिखरे हुए पड़े थे। तुम्हें तो इन्हें संभाल कर रखना चाहिए था ना। अब लो, और ध्यान से रखना, कहीं ये खो ना जाए। अरे खो गया तो क्या हो गया उसमें भाभी? वैसे भी अब ये सब मेरे किसी काम के नहीं है। क्या? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो चंचल? अरे तुमने तो कितने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है, तो आगे जाकर तुम्हें नौकरी भी बहुत अच्छी मिल सकती है। अरे नहीं भाभी, ये नौकरी वगैरह मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। पैसे कमाने के लिए पापा और भैया है ना। मेरा काम था बस पढ़ाई करना, और वो तो मैंने कर ली। और अब मुझे सीधे शादी करनी है। माँ हमेशा कहती है कि लड़कियां घर के बाहर नहीं बल्कि घर में ही अच्छी लगती है। इतना कहकर चंचल वहां से चली जाती है। हे भगवान, इन लोगों के साथ रह रहकर इस चंचल की भी सोच वैसी ही बन गई है। ना जाने कैसे है ये लोग, और कितनी छोटी सोच है इन लोगों की। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये यश का परिवार है। उसके और मेरे परिवार में तो जमीन आसमान का फर्क है। फिर एक रात, आज मैं और निधि मिलकर
हम दोनों मस्त कैंडल लाइट डिनर करेंगे और उसके लिए मैंने सारा इंतजाम भी कर दिया है। अब बस निधि और मैं ही जाएंगे वहां पर और खूब अच्छा समय बिताएंगे। लेकिन ये निधि कहाँ पर रह गई? निधि! अरे आई बाबा, चलो। लेकिन एक सेकेंड यश, अगर माँ पापा ने हमें बाहर डिनर पर जाने से रोक लिया तो? अरे नहीं रोकेंगे बाबा, क्योंकि उन्हें ये बात तो तब पता चलेगी ना जब हम उन्हें बताएंगे और हम उनसे कह देंगे कि हम दोनों तो बस बाजार या मंदिर होकर आ रहे हैं। और ये बात उन्हें सच भी लगेगी, जिसके चलते वो कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। देखना तुम। ठीक है यश, अगर तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं। फिर यश झूठ बोलकर निधि के साथ डिनर पर जाता है और वो दोनों प्यार भरा समय बिताते हैं। मुझे माफ कर दो निधि, लेकिन मेरे समझाने पर भी माँ और पापा नहीं समझे और उस कारण से तुम बहुत नाराज हो। मैं सब समझता हूँ। उदास तो हूं मैं, लेकिन परेशानियों से भागूंगी नहीं, उनका डटकर सामना करूंगी। देखना यश, एक दिन ऐसा भी आएगा जब खुद माची और पापा जी मुझे आशीर्वाद देंगे और कहेंगे कि जा निधि, जाकर अपने सपनों को साकार कर। आई रियली विश निधि कि वो दिन जल्द से जल्द आ जाए। और निधि, अब तुम ही हमारे परिवार को बदल सकती हो। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे और चंचल को बांध कर रखा, हर एक छोटी से छोटी चीज पर रोक टोक लगाई। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बदला, लेकिन ये चंचल तो पूरी तरह उनकी जैसी ही बन गई है। इसीलिए मेरी सोच उन तीनों से काफी अलग है। और इसीलिए मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुमने अपनी सोच को उनकी तरह नहीं बनाया और तुम मेरा सब में साथ दे रहे हो। और तुमने मुझे ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि अपने परिवार के नक्शे कदम पर चलो। ऐसे ही एक दिन, अरे निधि बहू, मैंने तेरी डिजाइन देखी कि तू किस तरह से अलग अलग प्रकार की चीजें बना लेती है। कभी साड़ी या तो कभी कुर्ती तो कभी कुछ और। मानना पड़ेगा बहू, बहुत हुनर है तुझमें। क्या बात है माँ, आज अचानक से आप निधि की इतनी तारीफ क्यों कर रही हो? अरे क्या तुम भी यश और माँ जी, इसकी बात पर आप ध्यान मत दो। दरअसल बात यह है कि आने वाले त्योहार पर सारे परिवार वालों को तोहफे बांटने हैं और इसीलिए मैं तुझसे ये पूछना चाहती थी कि डिजाइनर कपड़े से तो सबके लिए छोटे छोटे पर्स बना सकती है क्या? उसे देखकर सब बहुत खुश हो जाएंगे और उतना ही तुझे आशीर्वाद भी मिलेगा। अच्छा, तो इस काम के लिए उसे मक्खन लगाया जा रहा था। वाह, बाहर काम करे तो प्रॉब्लम और आपके लिए काम करे तो आशीर्वाद बराबर। चुप रहे यश और अपनी हद में रहकर बात कर। मैं तेरी माँ हूं, इसीलिए ज्यादा मुंह चलाया तो मैं तेरे मुंह पर चटका दे दूंगी, बंदर कहीं का। अरे माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सबके लिए छोटी छोटी पर्सेस बना दूंगी, वो भी एकदम सुंदर। ये हुई ना बात। धन्यवाद बेटा। कोई बात नहीं माँ जी। फिर सुमित्रा वहां से चली जाती है। अरे क्या तुम भी निधि, तुमने माँ को हाँ क्यों बोला? अरे वो और पापा तो तुम्हें काम पर जाने नहीं देते, लेकिन अपना काम तुमसे बराबर निकलवाते हैं और ये तो सरासर गलत है ना। मैं जानती हूँ यश, लेकिन मैं उनकी बहू हूँ और मेरी माँ कहती है कि आपके साथ चाहे कितना भी अन्याय क्यों ना हो जाए, अपना कर्तव्य हमेशा ईमानदारी से ही निभाना चाहिए। फिर ऊपर वाला एक ना एक दिन आपके साथ न्याय जरूर करता है और मुझे पूरी उम्मीद है यश कि एक दिन माची और पापा जी मुझे और मेरी कला को पूरी तरह से अपना लेंगे। वाह निधि, सल्यूट है तुम्हें। फिर अगले दिन सुमित्रा को पता चलता है कि निधि अगले 2 दिनों के लिए अपने मायके जा चुकी है। क्या कहा? हाँ माँ, भाभी आज सुबह ही निकली है जब आप मंदिर गई थी और उन्होंने सारा काम भी कर दिया है। दरअसल आज उनकी माँ का जन्मदिन है ना, और कल उनके माता पिता की शादी की सालगिरह है, इसीलिए ये दोनों सेलिब्रेशन करने के लिए वो अपने मायके गई है। लेकिन वो मुझे बिना बताए गई तो गई कैसे? अब देखना, मैं उसे इस घर में पांव तक रखने नहीं दूंगी। सुमित्रा बहुत गुस्सा हो जाती है। अब आगे क्या होगा
जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ईशिका को घर छोड़ने के बाद अर्जुन जब अपना फोन चेक करता है तभी अरे बाप रे, रूही ने आज दिन भर में मुझे 40 से भी ज्यादा मैसेजेस किए हैं। कहीं कुछ हुआ तो नहीं? मुझे उसे कॉल करना चाहिए। अर्जुन, हेलो अर्जुन, कहाँ हो तुम? दिन भर मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल्स और मैसेजेस किए, लेकिन ये महाशय इतने व्यस्त थे कि अपनी इस नए दोस्त को ही भूल गए। अरे सब कुछ भी नहीं है बाबा, मुझे माफ कर दो। दरअसल ऑफिस से निकलकर मुझे किसी से मिलना था, इसीलिए मैं उसी में व्यस्त हो गया था। लेकिन तुम ठीक तो हो ना रूही? हाँ अर्जुन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। फिर ठीक है, मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हुआ है, इसीलिए तुमने इतने सारे मैसेजेस और कॉल किए। देखो, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बेझिझक होकर बता सकती हो। अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। तुमने कल मेरा जन्मदिन इतना यादगार बना दिया, उसके बाद से अब तक मेरे चेहरे की मुस्कान गई ही नहीं। ओह, ऐसी बात है क्या? चलो अच्छा है। खाना वाना खाया कि नहीं तुमने? हाँ बाबा, खा लिया, लेकिन अब मन कर रहा है कि किसी अच्छे से कैफे में जाकर इस ठंड की मौसम में गर्मा गर्म कॉफी पीऊं। चलोगे? मतलब अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी कल मेरी ऑफिस की छुट्टी ही है, तो मुझे कल सुबह देर से ही उठना है। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के नीचे लेने आता हूँ। ओके अर्जुन, थैंक यू सो मच। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? इसमें थैंक यू की क्या बात है? रूही की खुशी सातवें आसमान में चली जाती है। फिर वो जल्दी से अपने कपबोर्ड में से सबसे सुंदर ड्रेस निकालती है और वो सजने संवरने लगती है। पहली बार मुझे मेरे घर के नीचे कोई लड़का लेने आ रहा है। मेरी खुशी को किसी की नजर ना लग जाए। हे भगवान, कहीं मैं इस खुशी के मारे सच में मर ही ना जाऊं। मेरे हाथ पांव भी थर थर कांप रहे हैं। दिल की धड़कनें कितनी तेज हो गई है कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही। ऊपर से ये जालिम ठंड, इसमें तो मेरा बदन पूरा सुन पड़ रहा है। अर्जुन, तुम्हारे प्यार ने तो मुझे एक रात में ही पागल बना दिया। रूही अर्जुन के साथ कैफे में जाती है। अर्जुन के साथ कार में बैठकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वो प्यार भरे गाने लगाती है। अरे वाह रूही, तुम्हारे गानों की पसंद तो बहुत बढ़िया है। मैं भी वैसे 80 और 90 के दशक के गानों का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात है? अरे रूही, कल तो तुम कितनी बातें कर रही थी, वो भी एकदम बेबाक होकर, और आज मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा तुम्हारे। क्या हुआ है? देखो, हम दोस्त बने हैं, तो इस तरह अनजानों की तरह मेरे साथ क्यों पेश आ रही हो? अरे नहीं अर्जुन, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये वाला रंग तुम पर बहुत ज्यादा जचता है। सच में? हाँ बाबा, थैंक यू सो मच अर्जुन। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? कहने को तो कई सारी बातें हैं, लेकिन अब जब तुम सामने हो तो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। तुम्हारा इस तरह से मेरे साथ होना, मानो मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। फिर अर्जुन और रूही कैफे में जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ लोगों को देखकर रूही की सांसें तेज हो जाती हैं और वो घबराहट के मारे वहां से निकलने के लिए कहती है। अर्जुन, अर्जुन चलो यहाँ से, दूर ले चलो मुझे। ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्लीज चलो अर्जुन। इतना कहकर रूही उस कैफे के बाहर निकलती है। अरे रुक जाओ रूही, क्या हुआ है? तुम इस तरह से बाहर क्यों चली आई? रूही को इस हालत में देखकर अर्जुन उसे संभालने जाता है और रूही झट से उसके सीने से लग जाती है और वो उसके शर्ट को कस के पकड़ लेती है, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। क्या हुआ है रूही? मुझे बताओगी भी? अरे तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? एक मिनट, अच्छा शांत हो जाओ और लंबी सांस लो, मैं हूं ना। अर्जुन के समझाने पर रूही शांत हो जाती है। रूही, तुम उन लोगों को जानती हो क्या
उन्हें देखकर तुम्हें क्या हो गया था? वो लोग मेरे कॉलेज में थे और उन लोगों ने मुझे पहले बहुत चिढ़ाया है। कुछ साल पहले मैं बहुत मोटी थी, जिस कारण सभी मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे और कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। मैं क्लास में अकेली ही कोने में बैठा करती थी। घर बाहर हर जगह मैं अकेली ही रही हूँ। इन लोगों के कारण मानसिक रूप से मैं काफी बुरी तरह गुजरी हूँ। इसीलिए अब इन्हें वापस देखकर मुझे घबराहट होने लगी थी। इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना आज तक। और अब जाकर मैं थोड़ी पतली हो गई हूँ, तब मैं खुद को देखकर थोड़ा मुस्कुरा लेती हूँ, वरना अपने मोटापे को देखकर मुझे खुद से नफरत हो गई थी। ऐसे नहीं कहते रूही। देखो, खूबसूरती भीतर से झलकती है और बाहरी खूबसूरती तो एक ना एक दिन उम्र के साथ ढलनी ही है। लेकिन तुम्हारे अंदर की खूबसूरती ताउम्र वैसी की वैसी ही रहेगी। और खुद से प्यार करना सीखो, वो बहुत जरूरी है। और जब तक तुम खुद से प्यार ही नहीं करोगी तो दूसरों से कैसे प्यार कर पाओगी? और रही बात दोस्तों की, तो मैं हूं ना तुम्हारा पक्का दोस्त। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ अर्जुन, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो अब अपना मूड ठीक करो और मुस्कुराओ। अब हम किसी और कैफे में जाएंगे। ठीक है अर्जुन, चलो। फिर अर्जुन और रूही दूसरे कैफे में जाते हैं, जहां पर रूही अर्जुन के साथ काफी अच्छे अच्छे फोटोज भी खींचती है। और बाद में अर्जुन उसे घर तक छोड़ने चला आता है। फिर एक दिन जब शालिनी रूही के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है, तब उसके कमरे को देखकर वह एकदम हैरान रह जाती है। ये सब क्या है रूही? अपने कमरे की दीवार पर तुमने ये किस लड़के की तस्वीर लगाई है? और ये वही लड़का है ना जो तुम्हें कल रात को लेने आया था? इसके साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? क्यों, आपको उससे क्या मतलब है? माँ हूं मैं तुम्हारी और तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। अरे माऊ वाले कोई काम नहीं करती आप, और खुद को बस नाम के लिए माँ कहती रहती हो। अपनी जबान संभाल के बात करो रूही, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आपने एकदम सही कहा मम्मा। अरे आपसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। हद में रहो रूही, और जल्दी बताओ कौन है ये लड़का? अरे 1000 बार समझाया है मैंने। हर साल बस तुम यही करती रहती हो, किसी ना किसी लड़के के प्यार में पागल होकर अपनी सेहत और अपना वक्त बर्बाद करती रहती हो, जबकि कोई तुम्हें बदले में वापस प्यार भी नहीं करता। वही तो, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आपने भी कभी मुझसे प्यार नहीं किया मम्मा, और अब वही प्यार जब मुझे कोई दे रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पागलों जैसी बातें मत कर। अरे भला मेरे पेट में दर्द क्यों होगा? वो सब मुझे नहीं पता। माना कि मेरी जिंदगी में जिस भी आदमी से मैंने प्यार किया है, उसने बदले में मुझे कभी प्यार नहीं दिया। कोई मेरा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अर्जुन, अर्जुन जरूर होगा मम्मा। उससे मेरा होना ही होगा। आप बस देखती रहना। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ कि ये प्रेम कहानी कितनी लंबी चलती है। देखो रोही, मैं तुम्हारी माँ हूँ और हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहूंगी। शुक्रिया मम्मा, लेकिन अब आप जाइए यहाँ से। आपको आज काम के लिए देर नहीं हो रही क्या? कहाँ गए आपके क्लाइंट्स? सो गए क्या सबके सब? ज्यादा जबान मत लड़ा मुझसे, नालायक कहीं की। फिर शालिनी वहां से चली जाती है। अर्जुन की तस्वीरें कितनी प्यारी लग रही है। मन तो करता है कि बस इसे ही देखती रहूं। एक काम करती हूँ, अर्जुन की तस्वीरों पर काला टीका लगा देती हूँ, ताकि इसे मेरी और किसी की भी नजर ना लगे। धीरे धीरे रूही का प्यार पागलपन में बदलने लगता है। हर बार रूही ही अर्जुन को मिलने बुलाया करती है, और अर्जुन खुद से इस रिश्ते में इतना योगदान नहीं देता जितना कि रूही देती है। फिर एक दिन जब रूही अपने कार में सवार होकर एक रास्ते से गुजर रही होती है, तभी वो अर्जुन को किसी लड़की के साथ जाते हुए देख लेती है। अरे ये तो अर्जुन है, लेकिन ये तो किसी लड़की के साथ है। आखिर कौन है ये लड़की? कहीं अर्जुन की गर्लफ्रेंड तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अर्जुन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट की होती।
या फिर उसने मुझे तो पक्का बताया होता। फिर कौन हो सकती है ये लड़की? तभी रूही अर्जुन को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। इसीलिए रूही वहां से चली जाती है। दरअसल अर्जुन अपनी बहन प्रज्ञा के साथ खरीदारी करने आया होता है। फिर बाद में जब रूही अर्जुन को इस बारे में पूछती है, तभी, अच्छा, तो तुमने मुझे मेरी बहन के साथ देखा होगा। अरे तो फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? दूर से ही क्यों चली गई तुम? क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी अर्जुन। खैर, कल मैंने फिल्म की टिकट्स बुक कर दी है। कल शाम को हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें अपने सारे काम निपटाने होंगे और मेरे साथ मूवी देखना ही पड़ेगा। अरे ठीक है रूही, डन, हम दोनों कल पक्का चलेंगे। ठीक है अर्जुन, गुड नाइट। गुड नाइट रूही। हमेशा से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ थिएटर में जाकर मूवी देखूं, और कल अर्जुन और मैं दोनों साथ में मूवी देखेंगे। कितना मजा आएगा। सच में मुझे तो अभी से ही पेट में गुदगुदी हो रही है। लेकिन अगले दिन अचानक से इशिका की तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण अर्जुन रूही को मैसेज करता है कि वो उससे नहीं मिल पाएगा। और ये मैसेज पढ़कर रूही बहुत गुस्सा हो जाती है। ये सभी एक जैसे ही होते हैं। मेरी ही गलतफहमी थी जो मैं उससे प्यार कर बैठी। फिर रूही गुस्से में आकर ढेर सारी लाल मिर्च खाती है और वो अपने कमरे की बालकनी में जाकर बैठ जाती है। रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक वो वही रहती है। और फिर 9 बजे के बाद जब वो नीचे आती है तब शालिनी नाश्ता कर रही होती है। गुड मॉर्निंग रूही, तुम अब तक नहाई नहीं क्या? वो सब छोड़िए मम्मा, कल रात के 8 बजे से लेकर मैं घर में नहीं हूँ। लेकिन आपको मेरी कोई चिंता ही नहीं है। अरे आपने तो मुझे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की, या फिर मुझे कोई कॉल भी नहीं किया। अरे चुप हो जा, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ कि तू एक नंबर की अटेंशन सीकर है। तू ये सब इसीलिए करती है ताकि लोग तुम्हें देख सके, तुम्हारे लिए चिंतित हो सके। और मुझे पहले से पता है कि तुम गायब होने के बाद खुद ब खुद लौट आओगी। रूही को शालिनी की इस बात का बहुत गुस्सा आता है और वो एक शोपीस तोड़कर वहां से चली जाती है। ये सब क्या बर्ताव है रूही? बेवकूफ कहीं की, पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। गुस्से में रूही अपने कमरे में आती है और तभी उसे अर्जुन का एक वॉइस मैसेज आता है। कल शाम का प्लान कैंसिल करने के लिए आई एम रियली सॉरी रूही, लेकिन आज हम पक्का जाएंगे मूवी देखने। तैयार रहना, मैं लेने आऊंगा तुम्हें। पागल कहीं का। एक काम करती हूँ, अर्जुन के इस वॉइस मैसेज को मैं सेव कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं इसे कई बार सुनूंगी और इसकी आवाज सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मुझे तो तुमसे बेइंतहा प्यार हो चुका है अर्जुन, लेकिन क्या तुम भी मेरे लिए वही सब महसूस करते हो जो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ? मुझे तो अब ये लगता है कि अर्जुन के मन में भी मेरे लिए वही वाली भावना है, वरना आजकल के इस जमाने में एक दोस्त किसी दोस्त के लिए इतना थोड़ी ना करता है। रूही और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन जब इशिका अर्जुन के घर आती है, अर्जुन के परिवार में उसकी माँ जानकी, बहन प्रज्ञा और पिता महेंद्र रहते हैं। ये ले इशिका बेटा, ये मैंने तेरे लिए कपड़े लाए हैं। वाह आंटी, कितने सुंदर कपड़े हैं ये। कमाल करती हो माँ, बस अपनी होने वाली बहू पर ही प्यार लुटा। मैं तो आपकी कुछ लगती ही नहीं हूं ना। अरे मेरी बिटिया रानी, तेरे लिए भी लाई हो, ज्यादा गुस्सा मत कर, जल कुकड़ी कही की। अगर लाई हो तो ठीक है। अरे आंटी, अर्जुन कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो अपने कमरे में ही है बेटा, फोन पर लगा होगा। जा, तू ही उसे बाहर बुला कर ला, क्योंकि वो लड़का हमारी तो सुनने से रहा। ठीक है आंटी, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। फिर इशिका अर्जुन के कमरे में जाती है, जहां पर वो बाथरूम में नहा रहा होता है और उसका फोन बेड पर ही पड़ा होता है। फिर इशिका उसके फोन को खोलकर ऐसे ही देखने लगती है
और देखते देखते उसकी नजर अर्जुन और रूही के मैसेजेस पर जाती है और उन दोनों की बातचीत पढ़कर इशिका एकदम हैरान रह जाती है। ये सब क्या है? ये लड़की अर्जुन से ऐसे बात कर रही है जैसे कि ये इसकी गर्लफ्रेंड ही है। कहीं अर्जुन मुझे धोखा तो नहीं दे रहा ना? आखिर कौन है ये रूही? इसने तो मुझे इसके बारे में कभी बताया भी नहीं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। उस हादसे की खबरें रातों रात हेडलाइन बन गई। अमित, फिर एक बार ये क्या पढ़ने मिल रहा है हमें? माना कि तुमने एक लड़की के लिए आवाज उठाई और उन क्रू मेंबर्स को मारा, लेकिन तुम्हारे गुस्से को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तुमने ये सब एक कोस्टार होने के नाते किया है। अरे फिर वही बात। अरे कोई आदमी अगर किसी के लिए ऐसे बुरे शब्द कहे तो मैं सुनकर लूं। और वो तो रेखा थी, जया की अच्छी सहेली है वो। अमित, हम बेवकूफ नहीं हैं, हमें सब अच्छी तरह से समझ आता है। पिछली बार तुमने कहा था कि मीडिया वाले झूठी खबरें फैला रहे हैं, लेकिन इस बार तुम्हारे गुस्से को सेट पर सभी ने देखा और मैंने तुम्हारे क्रू मेंबर से भी बात की और वो सब कह रहे थे कि सर का गुस्सा ये साफ साफ दर्शा रहा था कि उनके दिल में रेखा मैम के लिए कुछ तो है। अरे कोई कुछ भी कह देगा और तुम उसकी बातों को मान भी लोगी। जया, दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें अपनी पति की बात पर विश्वास करना है या फिर दुनिया वालों की बातों पर। अमित गुस्सा होने का नाटक करके अपने कमरे में चला जाता है। मुझे ये सब करना ही पड़ेगा, वरना इन्हें सफाई देते रहा तो इन्हें शक हो जाएगा। इसीलिए मुझे गुस्से में रहने का ही नाटक करना होगा। फिर एक दिन अचानक से पुष्पावली को रेखा के कमरे में अमित और उसकी तस्वीर मिलती है और उसे देखकर पुष्पावली एकदम हैरान रह जाती है। रेखा, तुम्हारे कमरे में से मुझे यह तस्वीर मिली है। तुम और अमित दुनिया को झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। अरे मुझे तो ये लगा था कि मीडिया वाकई में तुम दोनों के नामों को इस्तेमाल करके अपनी टीआरपी बढ़ा रही है, लेकिन जो सब वो कह रहे हैं वो सच है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अम्मा, वो तुझे समझाया था ना मैंने कि फिर से मत दोहरा वो गलती। याद है ना तुझे? आज से 6 साल पहले तूने ऐसे ही उस विनोद मेहरा के साथ शादी की थी, लेकिन जब तू उसकी माँ के सामने गई तब उसकी माँ ने तुझे चप्पल से मारा और तेरी बेइज्जती की, क्योंकि तू एक नाजायज औलाद है। और यहाँ तो अमित एक शादीशुदा आदमी है और वो तो जया यानी तेरी सहेली का पति है। ऊपर से वो 2 बच्चों का भी बाप है। तो मैं और क्या करती अम्मा? ये प्यार होता ही ऐसा है, बस हो जाता है। आप तो समझिए ना मेरी बेबसी को। मैं और किससे आशा रखूं? समझ सकती हूँ, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तेरे अप्पा की दूसरी बीवी ही हूँ। लेकिन बेटा, इतना सब होने के बाद भी मैंने तुझे चेतावनी दी थी ना, तो तू क्यों नहीं रुकी? क्यों बह गई अपनी भावनाओं में? पता नहीं अम्मा, पर मैं थोड़ी ना जया का घर तोड़ रही हूँ। मैंने अमित को ना उसके परिवार से अलग होने के लिए कहा और ना ही उसके बच्चों से। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अगर वो दिन के 23 घंटे अपने परिवार को दे रहा है तो बचा हुआ 1 घंटा मुझे दे दे, क्योंकि मेरे लिए अमित के साथ बिताया हुआ 1 घंटा भी काफी है। अपने आप को संभाल बेटा, ऐसा प्यार इंसान को बर्बाद करके रख देता है। नहीं अम्मा, अमित के प्यार ने मुझे बर्बाद होने से बचाया है, क्योंकि अमित के मेरे जिंदगी में आने से ही मैंने अपने आप को जाना, अपने आप में सुधार लाया। और माँ, अमित जैसा भी हो, वो मुझे तहे दिल से प्यार करता है और वही मेरे लिए बहुत है। अपनी दीवानी बेटी रेखा को देखकर पुष्पावली बहुत चिंतित हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद जब करवा चौथ का त्योहार आता है, तभी हेलो अमित,
आज मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी में हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन तुम्हारे आने पर हर तरफ मानो रौनक ही छा गई है। अरे वाह, तो फिर तुम्हारा व्रत खोलने के लिए मैं जरूर आऊंगा। लेकिन रेखा, तुमसे ये व्रत हो पाएगा ना? नहीं मतलब, तुम्हारी सेहत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अरे फिक्र मत करो अमित, कुछ नहीं होगा मुझे। तुम्हारे लिए एक दिन तो क्या, 7 जन्मों तक प्यासी रहने के लिए तैयार हूं मैं। अरे बस बस, 7 जन्मों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। लव यू। लव यू टू रेखा। बाय। रेखा ने पूरी शिद्दत के साथ दिन भर व्रत रखा होता है। फिर शाम होते ही वो अमित के लिए सज सवर कर बैठ जाती है। चांद भी निकल आता है, लेकिन अमित की अब तक कोई खबर ही नहीं होती। कहाँ रह गए तुम अमित? मुझसे अब और इंतजार मत करवाओ। यह इंतजार का दर्द हर दर्द से बढ़कर होता है। अगर अमित आज नहीं आया तो? नहीं नहीं, वो आएगा, वो जरूर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अमित जया का व्रत तोड़ने में व्यस्त होता है। वहां पूरा परिवार एक साथ होता है और यहाँ रेखा अंधेरे में बैठी होती है। रात के 11:30 बज गए थे, लेकिन अमित अब तक नहीं आया था। क्यों अमित? क्यों हमेशा मेरी किस्मत में आंसू ही लिखे हैं? क्यों कभी मेरी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाती? खुशियां तो आती है, लेकिन उसके बाद खुशियां दर्द देकर बराबर का हिसाब कर लेती है। इतना कहकर रेखा रो पड़ती है कि तभी अचानक से वहां पर अमित आता है। रेखा, तुम रो क्यों रही हो? दूर रहो मुझसे अमित। तुमने मुझे कहा था कि तुम जल्दी आओगे और हम अच्छा साथ में वक्त बिताएंगे। आज तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से पकवान बनाए थे और सुबह से तुम्हारे आने की राह देख रही हूँ। मुझे माफ कर दो रेखा। वो मैं जया और परिवार के साथ उलझा हुआ था, लेकिन अभी मैं आ गया हूं ना। देखो, चांद भी निकल आया है। चले जाओ अमित यहाँ से। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? इस प्यार में पल पल मुझे दर्द का घूंट पीना पड़ रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरकार तुम जया के पति ही ठहरे। मैं तो बस एक दूसरी औरत हूं ना। मुझसे थोड़ी तुम्हारा कोई रिश्ता नाता है। तो तुम्हें और क्या चाहिए रेखा? छोड़ो अमित और चले जाओ यहाँ से। चलो। मेरा हाथ छोड़ो अमित। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अमित रेखा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कहीं लेकर जाता है और कुछ ही देर बाद उसने गाड़ी रुकाई तो रेखा ने देखा कि वो एक काफी सुनसान जगह है और वहां पर एक सुंदर सा मंदिर है। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो अमित? आज भगवान को साक्षी मानकर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ रेखा। क्या? हाँ, क्योंकि अब बहुत हो गया। तुम्हें इस दर्द में देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। आज से तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। तुम होश में तो हो ना अमित? हाँ रेखा, मैं अपने पूरे होश में हूँ और तभी ये सब कह रहा हूँ। फिर उस रात अमित और रेखा दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं और अमित रेखा को पानी पिलाकर उसका व्रत तोड़ देता है। रेखा बहुत ज्यादा खुश थी और उसने ये सारी बातें अपनी माँ को भी बता दी और अमित को अपनी माँ से मिलवाया। नमस्ते अम्मा। ये सब क्या है रेखा? तुम दोनों ने शादी कर ली? और अमित, तुम ये कैसे भूल रहे हो कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो? एक बीवी है तुम्हारी, 2 बच्चे भी है। तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा, क्योंकि मैं और रेखा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। मैंने जया के साथ शादी की, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल सा गया और अब मैं रेखा के बिना नहीं रह सकता। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे? आखिर में हर एक शादीशुदा आदमी अपनी बीवी और परिवार को ही चुनता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अम्मा।
अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं रेखा को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। और मैं जानता हूं कि अप्पा ने आपके साथ गलत किया है। उन्होंने आपको, रेखा और राधा को ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन आपके साथ वैसा हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं भी रेखा के साथ वही करूंगा। और माँ, इतनी सारी खबरें आई, कितने सारे झगड़े भी हुए, लेकिन अमित हमेशा डटकर सबका सामना करता रहा और बाद में मेरे पास ही लौट कर आया। अम्मा, प्यार और जंग में सब जायज है। हमारे रिश्ते से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, ना जया को, ना अमित के बाकी परिवार वालों को। यकीन कीजिए मेरा अम्मा। हाँ अम्मा, और हम दोनों को अपना आशीर्वाद दीजिए। पुष्पावली ने बहुत सोचा और उन दोनों की बातों को सुनकर उसने आखिरकार अमित को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर ही लिया। वो बेचारी भी क्या करती, बेटी की खुशी में ही उसकी खुशी जो थी। फिर 1978 में मुकद्दर का सिकंदर की स्क्रीनिंग के दौरान पूरा बच्चन परिवार आया होता है। तभी रेखा प्रोजेक्शन रूम में उनके पीछे ही बैठी होती है। अमित के बच्चे कितने प्यारे हैं, बिल्कुल उस पर गए हैं। काश मैं यहाँ पीछे बैठने की जगह आगे उनके साथ बैठी होती, और काश हम दोनों का रिश्ता इस दुनिया के सामने छुपाना नहीं पड़ता, तो सब कुछ कितना खूबसूरत होता। तभी रेखा की नजर जया पर जाती है और वो देखती है कि अमित और उसके प्यार भरे सीन देखकर जया रो रही है। जया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो ये बात अपने तक ही रखती है। फिर एक दिन जया को अपनी सहेली का कॉल आता है। क्या? हाँ जया, मैं झूठ क्यों कहूंगी, मैंने अपनी आंखों से अमित को रेखा के घर के बाहर से निकलते हुए देखा है। अब तू मान या ना मान, लेकिन रेखा और अमित दोनों का अफेयर चल रहा है। इसीलिए कह रही हूँ, अपने घर को टूटने से बचा ले जया। ठीक है, देखती हूँ मैं। अपनी सहेली की ये बातें सुनकर जया के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। फिर वो ये सारी बातें बाऊजी और तेजी को बताती है, और तभी अमित की माँ उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ है? बाहर जाकर मुंह काला करके आया है और हमें पूछ रहा है कि क्या हुआ है। जया की सहेली ने तुझे अपनी आंखों से देखा है, उस रेखा के घर से बाहर निकलते हुए। क्या? अब फिर से ये मत कहो कि ये सब झूठ है। बार बार वही सुनने और देखने मिल रहा है। अरे हर बार कोई अपना सारा काम धाम छोड़कर तुम्हारे बारे में झूठी खबरें क्यों फैलाएगा अमित? तुमने ये बहुत गलत किया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी अमित। नहीं जया, हमेशा की तरह ये भी झूठ है। अरे आप लोग तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो। मैंने कहा ना कि मेरे और रेखा के बीच में कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सहेली तो बस आग में घी डालने का काम कर रही है, क्योंकि वो तुमसे जलती है, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ अच्छा जो चल रहा है। चुप हो जा अमित, अब बस बहुत हो गया। अब से तू उस रेखा के साथ कोई फिल्म नहीं करेगा। तेजी बिल्कुल सही कह रही है। क्या? अरे आप लोगों को हो क्या गया है? ये सब क्या कर रहे हो आप लोग? जो भी कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तू तो बस बेवकूफों की तरह गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन तुझे सही रास्ते पर लाना हमारा काम है। और कल के कल ही तुझे सारे प्रोड्यूसर्स को ये बताना होगा कि तू रेखा के साथ अब कोई फिल्म नहीं करेगा, और मुझे अब इसके आगे और कुछ भी नहीं सुनना है। ये बात यही खत्म होती है। इतना कहकर तेजी और बाऊजी अपने कमरे में चले जाते हैं, और अब अमित को ना चाहते हुए भी सभी प्रोड्यूसर्स को ये बताना ही पड़ता है कि वो अब रेखा के साथ काम नहीं करेगा। और उस दिन के बाद से वो रेखा को भी नजरअंदाज करने लगता है, और जया उस पर 24 घंटे नजर रखने लगती है। ये अमित को क्या हो गया है? ना तो ये मेरा फोन उठा रहा है, ना ही उसका दोस्त। 6 दिन हो गए हैं, उसका चेहरा तक नहीं देखा मैंने। बेटी, मैं तेरे लिए एक खबर लाई हूँ। कैसी खबर अम्मा?
अमित ने सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स को ये साफ साफ कह दिया है कि आज के बाद वो तेरे साथ कोई फिल्म नहीं करेगा। क्या? ये खबर सुनकर रेखा के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और वो रोने लगती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।